बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बामकसद सोच के साथ मैं हूँ सारा मीर और मेरे साथ आज एक बहुत ही प्यारी शख्सियत मौजूद है, मुनज़्ज़ा आरिफ, जिनका ताल्लुक शोबिज़ से है। आइए मिलते हैं। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, पहले तो मुझे बहुत ही आपका भी शुक्रिया टाइम देने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि माय आपके इतने प्लेजर। बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम मिल गया, लकीली। नहीं, माय प्लेजर, माय ऑनर जी। मोस्ट वेलकम। सबसे पहले आप ये बताएं कि आप पहले टीचिंग लाइन से आपका ताल्लुक रहा है और बहुत साल आप अबव 20 ईयर्स जो है वो टीचिंग और हेडशिप्स और इस तरह बहुत वेल रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस के साथ आप रही हैं। तो कैसे ही आपने स्विच कर लिया शोबिज़ की तरफ? दिस वाज मोर ऑफ अ कोइंसिडेंस। ये कोई प्लान चीज़ नहीं थी। मैं बेसिकली, मेरे दोनों जो बेटे हैं ये दे वर वेरी स्मॉल, और ये लोग गए थे ऑडिशन के लिए, सो दे वर द अच्छा। एक्टर्स। और मेरे हस्बैंड उनको लेके गए। तो उनको एक कैरेक्टर सिर्फ एक चाहिए था, एक स्कूल प्रिंसिपल का। तो उनको पता था कि आई एम कनेक्टेड टू दिस फील्ड। तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि भाभी कर लेंगी रोल। तो माई हस्बैंड आस्क्ड मी, सेड कि इस तरह से पूछा है तो तुम कर लोगी? तो मैंने कहा ओके, आई गेस आई कैन, बिकॉज स्कूल में थिएटर, स्कूल ड्रामाज वगैरह इस तरह के काम तो किए हुए थे। इवन कॉलेज में भी डिबेट्स और ये वो हर किस्म के इवेंट में ना, आई यूज़ टू बी अप फॉर एवरीथिंग। तो आई जस्ट टुक अप दिस चैलेंज। और बस फिर उसके बाद ऐसे हल्का हल्का, जैसे कहते हैं, लो सिमरिंग टेम्परेचर पे चलता रहा, बिकॉज आई वॉज फुली एम्प्लॉयड एक डिफरेंट फील्ड में। तो दैट फील्ड नेवर गिव मी दैट सॉर्ट ऑफ टाइम और एनर्जी कि मैं उसको फुल टाइम देख सकती या कुछ। तो वो एक छोटी सी एसोसिएशन चलती रही। और उसके बाद फिर जब मैंने डिसाइड किया, मुझे लगा कि नाउ इज़ द टाइम कि मैं इसमें अपने प्रॉपरली खुद को लॉन्च कर सकती हूँ। तो फिर मैंने आई stopped working for the private sector and I stepped into this. That's how I came into this. ज़बरदस्त। बहुत ही अच्छी, बहुत सारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन आप जैसे एजुकेटेड लोग और डिफरेंट किसी शोबे से मुंसलिक लोग, जैसे मैं समझती हूँ कि एक्सपोजर बड़ा ज़रूरी है कुछ भी करने के लिए। और Exactly. आप अपने जो लाइन है उसको जब स्विच करते हैं तो वो ऐसे लोग होते हैं जो कुछ नई बात सीखना चाहते हैं और True. आगे बढ़ना चाहते हैं। Yeah. तो ऐसे लोगों से मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ कि मैं भी। आप भी तो मतलब मुझे बड़ा, अब मुझे ये बताएं कि जब आप मीडिया में आई तो डेफिनेटली आपके अंदर ये थी चीज़ें कि आप उसको आगे बड़े अच्छे तरीके से चला सकें, लेकिन क्या डिफ़िकल्टीज़ कोई पेश आई आपको कि नई लाइन तो थी ना? It was not an easy switch. बहुत मुश्किल हुआ। मुझे परफॉर्म या काम करने में कोई मुश्किल नहीं पेश आई, लेकिन मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ रिएक्शंस थे। मेरे कुछ ऐसे रिलेटिव्स भी थे जो लिटरली ऑफेंड भी हुए, नाराज़ हो गए कि एक इतना ऐसा अच्छा वाला प्रोफेशन छोड़ के ये क्या करे। एंड आई वुड वंडर कि इस प्रोफेशन में गलत क्या है। मतलब एज़ फार एज आई टू डेट आई एम सेइंग दिस, आज की तारीख तक मैंने कोई बुरी चीज़ ऑब्ज़र्व नहीं की। इस प्रोफेशन को मैंने वैसे ही हैंडल किया जैसे मैं प्रीवियस प्रोफेशन को हैंडल कर रही थी। पीपल वर्क प्रोफेशनली। आप अच्छी टीम्स के साथ काम करें, रिकग्नाइज्ड लोगों के साथ काम करें, तो लिटरली कोई फ़र्क नहीं है। आपकी टाइम कमिटमेंट, आपके परफॉर्मेंस, मेहनत, हर चीज़ वैसे ही रिक्वायर्ड है जैसे किसी और प्रोफेशन में रिक्वायर्ड है। लेकिन एक वो जो थिंकिंग बनी हुई है, एक स्टिग्मा जो है, people still think के working in this field is something lower than any other field, which really hurts me. Trust me, अगर कोई जो anybody who thinks कि ये कोई lesser demanding काम है और ये तो बड़ा आसान है, तो ये मेरा चैलेंज है ऑडियंस के लिए, जिसको लगता है कि बहुत आसान है और ये ये करना तो कोई बात नहीं, कम एंड जॉइन मी ऑन अ सेट फॉर वन डे ओनली। एक दिन आप हमें ज्वाइन करें। और अभी रिसेंटली जो हम जून और रमज़ान के अंदर जब शूट कर रहे थे, तो हम यूं बस पहुंच रहे होते थे पसीने, और उसके बाद बस वी वर ऑल रेडी। और उस वक्त ऐसे भेजा उबल रहा होता था कि उस टाइम में इमोशंस फुटिंग अपनी मार्क्स और लाइंस
हर चीज़ को ग्रिप में रखना वाज रियली डिफ़िकल्ट, एंड देन अपीयर हैप्पी और वट एवर द इमोशन इज़, उसको मेंटेन रखना इज़ नॉट ईजी। तो जिसको लगता है कि कोई बहुत हलवा टाइप काम है और ये तो काम ही नहीं है, प्लीज़ कम एंड जॉइन अस ऑन द सेट। एक दिन गुजारे, आपको सब समझ में आ जाएगा। और आपको एक्चुअली ये जो एक इनहिबिशन सी क्रिएट की हुई होती है कि पता नहीं सेटों पे क्या होता है, बिल्कुल काम होता है, सॉलिड ओरिजिनल काम होता है, इससे अलावा कुछ नहीं। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ पीपल फील अबाउट दिस, सम पीपल, लेकिन जनरली मैंने देखा पीपल रिस्पेक्ट यू अलॉट। और जितनी ज़्यादा रिकग्निशन मुझे इस फील्ड में आके मिली है, परहैप्स वो पिछले फील्ड में भी नहीं मिली थी। जितना प्यार आवाम की तरफ से मिला है, और इतना अच्छा लगता है आप कहीं भी जाएं और पीपल वॉक अप टू यू एंड दे रिस्पेक्ट यू, से अच्छा हमने फलां ड्रामा देखा है वो। सो आई एम रियली हैप्पी विद व्हाट आई हैव डिसाइडेड टू डू। अच्छा, इमीडिएट फैमिली की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़े, लाइक योर हस्बैंड? बच्चे तो आपके उस वक्त ज़रा छोटे थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं अल्लाह का शुक्र है कि आई बिलोंग टू अ फैमिली एंड आई एम मैरिड टू पर्सन। माय हस्बैंड हिमसेल्फ इज़ द वन जिन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, और अगर वो नहीं करते तो मैं इस फील्ड में आ भी नहीं सकती थी और काम कर भी नहीं सकती थी। हिज टोटल ट्रस्ट, और मैं उनके ट्रस्ट को इक्वली वैल्यू करती हूँ, और मैं अपना टाइम, अपने वर्क कमिटमेंट उसी हिसाब से एडजस्ट करती हूँ। आई गिव हिम द हाइस्ट क्रेडिट फॉर माई बीइंग हियर इन दिस फील्ड। और बच्चे ऑफ कोर्स, क्योंकि बच्चों को भी बिल्कुल ये छोटे छोटे से थे, लिटिल वंस, जब ये हर साल इनको मेरे हस्बैंड लेके जाते थे थिएटर, चूँकि वो ख़ुद NCA से हैं और एक ऐसे आर्ट के इदारे से, इनकी एक दोस्त जिनका अपना थिएटर ग्रुप था, तो वो हर साल कोई 20-30 बच्चों को लेके तो एक थिएटर की वर्कशॉप कराती थी, और फिर एक परफॉर्मेंस होती थी एट द एंड। तो मेरे बच्चे हर साल उसका हिस्सा होते थे। सो देयर वाज दिस टोटल कल्चर वेयर वी रिस्पेक्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप जैसे शूटिंग्स वगैरह, आपका काम ज़्यादा मीडिया का जो है वो कराची में है जी। और आप लाहौर में, आपका घर है, आपकी फैमिली है, तो कैसे मैनेज आप कर लेती हैं? Oh my God, at times it's really difficult. कभी कभी बड़ा दुख भी होता है। लाहौर में कोई इम्पोर्टेंट शादी होती है, खुशी गमी 100 इवेंट्स होते हैं, और आपकी कमिटमेंट होती है और आपको जाना होता है। तो अभी लाइक माई सिस्टर माशाल्लाह से इज़ गेटिंग हर डॉटर मैरिड, तो उसने बहुत एडवांस में कहा फ़लाँ डेट को मेरी बेटी का निकाह है, सो कीप योर सेल्फ अवेलेबल। और जो कोई मुझसे कुछ डेट्स मांग रहा होता, मैं कहता अच्छा ओके ओके, आई हैव टू रिमेंबर एंड आई हैव टू स्पेयर दिस टाइम। अल्लाह करे कि वो हो, लेकिन इट्स लाइक एट टाइम्स इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और जो लोग समझते हैं कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपकी कमिटमेंट कम होती है, या उनकी एक्सपेक्टेशन या डिमांड कम होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे बच्चे टोटल उदास हुए हुए होते हैं। मेरी एक ही बेटी है, और वो तो बहुत ज़्यादा, फिर वो वीडियो कॉल्स एवरी टाइम 10 बजे मेरा पैकअप होता है, गो टू माई रूम, तो शी कॉल्स अप, मेक्स अ वीडियो कॉल, फिर हम उस पर गपशप लगाते हैं। सो शी रियली फील शी मिसेस मी अलॉट। लेकिन वही बात है कि बॉयज़ ज़रा बोलते कम है, लेकिन मिस वो भी करते हैं। लेकिन आप वहाँ रह के इंस्ट्रक्शंस देती हैं, हर बार डिस्कस करती हैं, बच्चों के मैटर्स सुनती हैं, फिर उनको हाँ, ऑफ बताती कोर्स, हैं कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो जो लोग समझते हैं कि पता नहीं जो आर्टिस्ट बाहर जाते हैं बस वो पार्टी करने जाते हैं, नहीं, 10 to 10 हम लोग काम करते हैं 12 घंटे, और वापस आके मुझे हमेशा होता है कि बिफोर आई कुड जस्ट वॉश माई फेस, ब्रश माई हेयर एंड वेयर माई कंफर्टेबल क्लोथ्स, मुझे पहले घर वीडियो कॉल करनी है, सबसे हेलो हाय करनी है, जिस किसी ने बात करनी है, एक समरी क्विक होती है, अच्छा एवरीथिंग वेंट वेल, कोई मसला है, कोई कुछ है, तो यू हैव टू बी अवेलेबल फॉर द फैमिली एज वेल। अच्छा, ये तो आपका घर आज मैंने देखा तो नज़र आ रहा है कि सब कुछ बड़ा वेल मैनेज्ड है और आप देख रही हैं उसको, और आपकी फैमिली बड़ी खुश है कि आपके जाने में कोई 1-2 दिन का डिले है। हाँ, तो अभी वो बहुत खुश हैं अभी वो कि बहुत आई एम खुश है हियर फॉर अनदर कपल ऑफ जी। डेज। कि मीडिया में जो काम हो रहा है, जो इतने सारे चैनल्स पे ड्रामास चल रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, और कुछ ड्रामास की स्टोरीज़ जो हैं वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि जी वो सोसाइटी के ऊपर कुछ और तरह से इफ़ेक्ट कर रही हैं।
आप ड्रामा साइन करते हुए काम प्रोजेक्ट लेते हुए स्टोरी देखती हैं या ये है कि और लोग देखते हैं, या किस तरह से ये चीज़ें चलती हैं कि आप पहले उसको पढ़ लेते हैं कि स्टोरी क्या है, स्टोरी कितनी इम्पोर्टेंट है ड्रामाज में, या नए लोग जो आते हैं वो किस तरह से आके एकदम से काम करना शुरू कर देते हैं? क्योंकि हम काफ़ी चेंज देखते हैं, जो पुराने एक्टर्स हैं, जो और लोग हैं, कुछ बहुत अच्छा काम हो रहा है और कुछ काम जो है वो बस इस तरह से है कि जो सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल रहा है। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें ना इकट्ठी, इसके अंदर जो आपने भी सिनेरियो बनाया है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं। जी। देखें, कोई भी जब नया बंदा एक किसी भी फील्ड में पाँव रखेगा तो इनिशियली तो सीखना पड़ता है। मैं आज भी जब वो पुराना पहले वाला प्ले कभी देखती हूँ तो मुझे खुद को हंसी आती है। ओ माय गॉड, हाउ एब्सर्ड दिस वाज। तो कोई बहुत इतना प्रैक्टिस्ड एक्टर तो ऐसे आ नहीं जाता कि एकदम आए और पता नहीं क्या कर ले। तो पहला एक आधा तो ऐसा होता ही है कि few years later you realize कि this wasn't really up to the mark. अच्छा, अब एक ड्रामे के अंदर it's like complete teamwork. ड्रामा बेसिकली इज अ स्टोरी टेलिंग थिंग। बिल्कुल। जितनी तगड़ी स्टोरी होगी उतना ही अच्छा वो ड्रामा बन के निकलेगा। बिल्कुल। अब मैं अगर आपको एक मेटाफोर दे दूँ, इसको मैं अगर कंपेयर कर दूँ एक रेसिपी के साथ, तो आपको कोई कितनी अच्छी रेसिपी दे दे, सेकेंड चीज़ है पका कौन रहा है। अगर कुक ख़राब करेगा तो नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल द रेसिपी इज़, अगर उसका इंटरेस्ट या उसका एक्सपर्टीज़ नहीं है तो शायद वो प्याज फ्राई करने में काले करते, तो वो आप क्या कर लेंगे। तो कहने का मकसद है कि इट्स एवरीबडीज कंट्रीब्यूशन मैटर्स अ लॉट। अब जो एक्सपर्ट डायरेक्टर्स हैं वो एक बिल्कुल नॉविस, एक नए आए हुए बंदे को भी उस ऐसे ढाल लेगा उस कैरेक्टर में, उससे काम निकलवा लेगा या निकलवा लेगी। उनको मालूम है कि काम हमें क्या कैरेक्टर क्या चाहिए, हमें परफॉर्मेंस किस लेवल की चाहिए, वो करवा लेंगे। अगर डायरेक्टर्स इतना स्ट्रांग नहीं है तो फिर चांसेस हैं कि चीज़ वो मयारी बन के ना निकले। तो एक्टर की भी अपनी पूरी कमिटमेंट चाहिए। मैं ड्रामा को ओके करने से पहले वन लाइनर ज़रूर मांगती हूँ कि मुझे वन लाइनर बताइए, या एट टाइम्स आपको पता होता अच्छा ये फलां राइटर का स्क्रिप्ट है, मस्ट बी रियली गुड, लेकिन फिर भी एक आउटलाइन में ज़रूर पूछती हूँ अच्छा मेरा कैरेक्टर क्या है, हाउ इज़ दिस कैरेक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टोरी, बिकॉज इतना इंसान को पता होना चाहिए कि क्या। जब आपको पता होता है कि अगर कोई ऑफ़र आती है, ढीला ढाला सा प्ले है, स्टोरी में भी कोई जान नहीं है, तो फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, मेरा साइलेंस मेरा घर मुझे ज़्यादा अजीज़ है, फिर मैं वो माजरत कर लेती हूँ उससे। दिल तो बहुत चाहता है कि बंदा हर काम करता जाए, लेकिन फिर एक टाइम आता है कि व्हेन यू से कि नो आई शुड वॉक इन फॉर समथिंग क्वालिटी, जो आपको खुद को सेटिस्फैक्शन फील होती है परफॉर्म करके, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करके। मैं लाइक द लॉट्स ऑफ गुड डायरेक्टर्स आई वर्कड विद, जिन्होंने आई थिंक बहुत कंट्रीब्यूट किया टू हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस फील्ड एंड टू बिकम अ बेटर एक्टर। I'm like, it's a never ending procedure. अच्छे लोगों से क्या मुराद है कि एजुकेटेड लोग आ रहे हैं अब और वो काम कर रहे हैं, या अभी और ज़रूरत है कि इसमें मीडिया के जो एक रेपुटेशन है उसको और अच्छा करने के लिए और ज़्यादा एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत है? ये आई थिंक बहुत मुझे इसमें इतनी डेप्थ नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें आपने दो ख़तरनाक लफ्ज़ इस्तेमाल किए। एक तो अच्छे की डेफिनेशन जो है ना हर किसी की डिफरेंट है। बिल्कुल। अच्छे का मार्किंग क्राइटेरियन क्या है, व्हाट इज़ इट दैट वी कॉल अच्छा एंड व्हाट डू वी कॉल नॉट अच्छा। आप देखें कई दफ़ा बहुत अपनी तरह से एक सो कॉल्ड अच्छा ड्रामा लॉन्च होता है, ऑन एयर जाता है और ऑडियंस, कुछ लोग कहते हैं वाह बहुत अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल बकवास बहुत बुरा है। तो एक तो वही चीज़ बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाती है। हाँ, रही बात तालीम की, तो मैं तो अपने इवन घर में जो हेल्पर्स होते हैं, डोमेस्टिक स्टाफ हो गया, जो मेड्स वगैरह, मैं तो कहती हूँ कि बर्तन धोने के लिए भी आपको तालीम की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे। जो इंसान 4 जमातें भी पढ़ के, लेट्स से
अगर मतलब मैं अभी हुंजा से होकर आई हूँ, आई हैव सीन एवरीबडी इज सो एजुकेटेड, सो रिफाइंड, कि मैं हैरान थी और परेशान थी देख के कि उन लोगों की शख्सियतों में कितना निखार है। तालीम तो वैसे इंसान को संवारती है, हर बिल्कुल है। फील्ड के लिए चाहिए। और तालीम के साथ साथ अब पता नहीं, अगेन फिर मैं खुद एक एजुकेशनिस्ट भी रही हूँ और मैं तो कहूँगी कि मैं अभी तक उसी का हिस्सा हूँ, मेरे अंदर वही एक रूह जागती है। डिग्री में और तालीम और तरबियत याफ्ता होने में भी देर आर डिफरेंट शेड्स, और तालीम ने आपको कितना रिफ़ाइन किया ये एक और क्वेश्चन है। देर आर, आई हैव सीन पीपल विद वेरी बिग डिग्रीज इन देयर हैंड्स और सेंस उन्हें ज़ीरो भी नहीं होती है। जी, मेरी वही मुराद थी कि तालीम से मुराद है शऊर। शऊर, क्या आपको शऊर कितना Yes. आपका उजागर हुआ है और आप क्या कर रहे हैं। और आपकी बात बिल्कुल मैं 100% एग्री करती हूँ कि आप उठा के एक डस्टिंग भी करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आप किस अंदाज से कर जी रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपका करने का तरीका क्या है। और एक्टिंग के फील्ड में आई थिंक यू नीड टू बी मोर इंटेलिजेंट। बिल्कुल, एग्जैक्टली। इंटेलिजेंस के बगैर आप काम कर ही नहीं सकते हैं। आपको बहुत शार्प मेमोरी चाहिए, ना सिर्फ ये कि आपने स्क्रिप्ट याद रखना है, और ये वो नहीं है कि आपने रट्टा लगाया और करके बोल दिया। नो, यू हैव टू एक्चुअली इंटरनलाइज दैट स्क्रिप्ट, पुट योर सेल्फ इन दैट कैरेक्टर, उस डेप्थ में जाके उस चीज़ को अपने ऊपर तारी करके आपने परफॉर्म करना है, लाइक यू आर एक्चुअली लिविंग द लाइफ ऑफ, लेट्स से मैं ज़ुबैदा का कोई कैरेक्टर कर रही हूँ, तो आई हैव टू बी दिस ज़ुबैदा माई सेल्फ। तो मुझे वो पेन उसकी या उसकी स्ट्रगल फील ही नहीं होगी कि अगर मैं उसको इंटरनली फील नहीं करूँ उस कैरेक्टर को। तो कहने का मकसद है कि तालीम, शऊर, जहानत, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सो जस्ट लुक्स जस्ट डू नॉट मैटर। मुझे कोई पूछे तो शक्ल मैटर ही नहीं करती है। हाँ, एक एक्सटेंड तक येस इट डज, कि आफ्टर ऑल यही शक्लें उन्होंने स्क्रीन पर दिखानी होती हैं, लेकिन खाली यू नो मेकअप एंड गुड लुक्स won't take you anywhere unless you're well educated, unless you're intelligent enough. आपकी अच्छा, और फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, anyone who's deciding to step into this field, आपको बॉडीली फिट होना बहुत ज़रूरी है। आपका टोटल कंट्रोल ओवर योर बॉडी मूवमेंट, आपका चलना, उठना, बैठना, एवरीथिंग हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। और आपको पता होना चाहिए कि मेरे एक्सप्रेशंस क्या हैं, कहाँ पे मैं क्या चीज़ कन्वे कर रही हूँ, कर रहा हूँ। सो ये सारी, मतलब इट्स अ होल बिग फील्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। It's not easy to be an actor. एग्जैक्टली। अच्छा, ये कभी बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ बन गई थी, तो लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये हमारे अवार्ड्स अभी हुए थे, लक्स अवार्ड्स थे, उनमें जो हमारी मॉडल्स ने और हमारी एक्ट्रेसेस ने जो ड्रेसिंग की थी, उसके ऊपर हमारी पब्लिक का एक बड़ा आपको रिएक्शन सा देखने को मिला था। और उसके अंदर ये ज़रूरी भी नहीं था कि ऐसे ड्रेसेस पहने जाते, इससे बेहतर तौर पे वो ड्रेसअप हो सकती थी। जबकि हम देखते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं आप बाहर देख लें, कोई अवार्ड्स में वो एक प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ आते हैं। तो हम क्यों इस तरह की चीज़ें समटाइम्स कर जाते हैं जो पब्लिक को अपने अगेंस्ट वो खड़ा कर लेते हैं मीडिया वाले, कि ये ड्रेसिंग की वजह से अभी इतना शोर उठा। आपने भी देखा होगा। या मेरा ओपिनियन इस बारे में ज़रा थोड़ा सा, पता नहीं क्यों, समहाउ मुझे नहीं लगता कि ड्रेस इतना बड़ा इशू है कि जिसको हम इतना ज़्यादा उस तरफ लेके जाएं। पर्सनली स्पीकिंग, आई बी वेरी हैप्पी वेयरिंग माई पाकिस्तानी ड्रेस। अभी जैसे मैं एक बात पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हम लोग हुंजा गए तो आई जस्ट, एक दुकान में मैंने वो हुंजाई ड्रेस देखा, मुझे पसंद आया, टुक इट, और मैंने डिसाइड किया मैं ईद पर यही पहनूंगी, एंड आई वोर इट। और शुरू में तो मेरे बच्चों ने कहा, मॉम इज लाइक वेरी वियर्ड। आई सेड नो, लेट इट बी, एंड आई वाज कंफर्टेबल, आई वाज वेरी हैप्पी, तो आई जस्ट वोर इट। कहने का मकसद है कि आप अपने ही किसी ड्रेस को प्रमोट करें तो एक कल्चरल प्रमोशन भी होती है ऑल ओवर मीडिया, इंटरनेशनल मार्केट में लोगों को पता, अच्छा पाकिस्तानी ये भी पहनते, ये तो हमारे पास अपनी बड़ी वैरायटी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मगर फ़र्ज़ करें अगर फॉर एनी रीज़न, अब देखें
हमारी ऑडियंस भी है, देयर आर पीपल हु वुड लाइक टू सी देयर ओन पीपल इन यू नो दोज वेस्टर्न अटायर्स। अगर किसी ने पहन भी लिया तो मुझे इस पर कुछ इतना ज़्यादा दुख नहीं होगा कि किसी ने क्यों पहना है। हाउएवर एट द सेम टाइम अगर मैं आई लीव इट टू देयर डिस्क्रेशन, मैं इसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकती कि ठीक है वो उनका मतलब ये उनकी प्रेफरेंस थी, उनकी चॉइस थी। मुझे कोई चांस दे या मैं अपने आप को कहीं इस तरह से प्रेजेंट करूं तो आई वुड रादर पिक अप अ पाकिस्तानी ड्रेस मोस्ट हैप्पीली, बिकॉज हमारे बहुत अच्छे फैशन डिज़ाइनर्स एंड दे कैन डू अ ब्रिलियंट जॉब। एग्जैक्टली मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों के जो इमोशंस हैं वो इसीलिए हर्ट हुए कि हमारे पास अपनी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन हम हर्ट क्यों होते हैं सारा मुझे समझ नहीं आता भाई। अगर पहन लिया तो पहन लेने दें भाई, उनका शौक है, दे वांट टू ड्रेस अप लाइक दैट, दैट चॉइस। मतलब मैं यहाँ बैठ के क्यों कहूँगी उसने ये क्यों पहना। हाँ, मैं अपने लिए जवाबदेह हूँ। मैंने अगर कोई चीज़ गलत पहनी है तो आप कहें, मैं आपको जवाब दूंगी मैंने ये ड्रेस क्यों चूज़ किया, मैंने फ़लाँ क्यों चूज़ किया। मैं किसी को मेरा नहीं ख्याल कि मेरा बनता भी है मैं इस तरह से किसी को क्रिटिसाइज। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, टीवी के अलावा जो बड़ा पर्दा है, बड़ी स्क्रीन है, फिल्म इंडस्ट्री है, उसको कैसे पाकिस्तान में बूस्ट दोबारा किया जा सकता है? उसको तो बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। ये इस वक्त मतलब पूरी कोशिश कर रहा है अपने पैरों पे खड़े होने की। और अच्छा है, क्रिटिसिज्म ऑल्सो हेल्प्स समबडी दिस फील्ड टू ग्रो, टू गेट बेटर एंड ऑल। सो उसको अपनी एडवांसमेंट के लिए ज़रूरी है कि पब्लिक फीडबैक दे, लेकिन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे। डीमोटिवेट करने वाली फीडबैक देंगे तो वो एक जो सशक्ति हुई जो भी रूह है इंडस्ट्री की वो भी मर जाएगी। एंड फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। फाइनेंसेस जब तक नहीं होंगे, आप देखिए इंडिया में कैसे उनको मिल रहे होते, स्पॉन्सर्स मिल रहे होते हैं और करोड़ों की फिल्में बन रही होती हैं। मैं भी आई थिंक आई एम अंडरस्टेटिंग इट। तो हमारे यहाँ तो सपोर्ट ही कोई नहीं है, स्पॉन्सर्स नहीं है, कोई इन्वेस्ट करने के लिए राज़ी नहीं है। और बमुश्किल फिल्म, बहुत कम फिल्म्स हैं जो ब्रेक इवन से आगे जाती हैं, जो प्रॉफिटेबल कैटेगरी में जाती हैं। तो अनलेस वी गेट गुड स्पॉन्सर्स, पीपल रिटेन या इन्वेस्टर जो हैं वो अपना इंटरेस्ट डेवलप करें इस फील्ड में कि हाँ ये भी एक फील्ड है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे फिल्म को प्रमोट करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब तक उनके मसाइल हल नहीं होंगे, और ये बहुत एक लाइक इट्स अ होल बिग गेम, हमारी इंडस्ट्री जो है ये ब्लूम नहीं कर पाएगी। अभी अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करिए, लेकिन ब्लूम करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस चाहिए। बहुत सारी हिंड्रेंसेस हैं जिनकी वजह से परेशानियां होती हैं। सिनेमा के मालिकान के अपने मसाइल हैं, तो फिल्म मेकर से लेके सिनेमा और डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड द होल बिग गेम, सबसे बड़ा मसला ही फाइनेंसेस का है। जो बेचारा प्रोड्यूसर बनाता है, जो इन्वेस्ट करता है पैसे, उसको कितना रिटर्न मिलता है, तो बमुश्किल ब्रेक इवन तक पहुंचता है। सो वी नीड गुड स्पॉन्सर्स और गवर्नमेंट की तरफ से भी असिस्टेंस चाहिए इस फील्ड को आगे लेके जाने के लिए। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी कि स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। yes. आजकल लोग, जो टाइम कम है लोगों के पास, तो वो बहुत चूजी भी हो गए हैं कि टीवी पे भी वो चैनल चेंज करते जाते हैं, जहाँ कोई चीज़ बहुत क्लिक करती है वहाँ देखते हैं। अब मैं भी, इतने चैनल्स हैं, इतने ड्रामाज हैं, मेरा ख्याल है एट ए टाइम में कोई एक ड्रामा चूज करती हूँ और फिर उसको देखती रहती हूँ। तो फिल्म में भी ये है कि इतने घंटे बैठ के कोई भी शख्स उस फिल्म को तब देखेगा जब स्टोरी बहुत अच्छी होगी। तो अब इंडिया तो खैर एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, आर्ट मूवीज भी बनती हैं, हर तरह की मूवीज बनती हैं, तो वो देखते हैं। पाकिस्तान में हमने पब्लिक को पिछले चंद सालों में एक वो पंजाबी फिल्म में स्टोरी लेस टाइप मूवीज सामने आती देखी, जिसमें उतनी एफर्ट नहीं थी कि स्टोरी बहुत अच्छी हो कि आपकी हर तरह की पब्लिक उसको देख सके। तो लास्ट टाइम मंटो लगी थी, हालांकि वो भी मैं कहूँगी बहुत अच्छी एक एफर्ट थी, बट वो एक ऐसी मूवी थी कि उसको आप आर्ट मूवी कह लें या जिस तरह थी। तो ख़वातीन का इतना रश था कि पूरा सिनेमा फुल था वहाँ पे जहाँ मैं देखने गई थी। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर स्टोरी बहुत अच्छी होगी, कोई बहुत उसमें अच्छी स्ट्रॉन्ग कोई आप चीज़ देंगे, तो
तो पब्लिक हमारी देखेगी, और इस पे मेरा ख्याल है कि लोगों को आगे आना चाहिए बिल्कुल और काम करना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब हम ज़रा आ जाते हैं कि मुआवजे की तरफ, कि क्या मीडिया में इतना पे किया जा रहा है कि लोग जैसे आजकल जल्दी से चाहते हैं, चाहे वो पढ़ लिख के आए हैं, चाहे उन्होंने डिग्री कंप्लीट की है, या वो किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो आपने देखा ही होगा कि वो चाहते हैं एकदम से कहीं सी ऐसी जगह पहुंचे जहां अर्निंग जो है वो एकदम से बहुत उनको अच्छे तरीके से लाइफ में लेकर चले। आप क्या समझती हैं कि यहाँ पे ऐसा है? देखें, वो कोई चीज़ एकदम से नहीं होती। और मैं जब अपने टेलर को कहती हूँ ना कि ये ये कपड़े बनाने हैं, तो मुझसे वो कहेगा बाजी फिर ये इतने पैसे होंगे। मैं कहती हूँ क्या तुम्हें मसला क्यों है? बाजी आप एक्टर लोग, तो मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है मतलब कि वहाँ ऊपर ऐसे बारिशें हो रही होती हैं गोल्ड कॉइन्स की, क्या क्या समझते हो? ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत हर चीज़ ग्रेजुअल होती है। एक तो ये कि ये कोई जैकपॉट नहीं है कि आप लोग भाग रहे हैं मीडिया की तरफ, या इधर जाओ बहुत पैसा है, ऐसे नहीं होता। इनिशियली आपको छोटी वेजेस ही मिलेंगी, छोटे कैरेक्टर्स मिलेंगे, पैसे भी कम मिलेंगे। आप मेहनत करेंगे, अपना नाम बनाएंगे और कहीं जाएंगे, पहुंचेंगे, आपका काम रिकग्नाइज होगा, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बार ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। मैं तो चूँकि सपोर्ट कैरेक्टर्स करती हूँ, और मतलब इट्स काइंड ऑफ अ रीजनेबल अर्निंग। मुझे आई नो सर्टन थिंग्स टर्न आउट टू बी लिटरली फनी। मुझे मेरे नेफ्यू ने फ़ोन किया, उसने कहा ओ पोपो आई हैव सीन ऑन गूगल यू अर्न ब्ला 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 सम ऑफ मनी पर एपिसोड। मैं कहा लिटरली आई विश आई हैड मैं तो कहीं स्विट्ज़रलैंड जाके तो वेकेशन करके आती अगर मुझे पर एपिसोड इतने सारे पैसे मिल रहे होते। ऐसा नहीं होता। पेमेंट्स के तो रोने ही रहते हैं सपोर्ट कैरेक्टर्स, और छोटे कैरेक्टर थोड़े पैसे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपका सफ़र आगे चले तब कहीं जाके। और अभी कोविड के ज़माने में तो जो अच्छे पैसे थे वो भी स्लैश डाउन होकर नीचे आ गए, और एवरी चैनल वो सेइंग पैसे ही नहीं है, आपको पता है कोविड की वजह से बड़ा ये वो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत आपको $1,000,000 डॉलर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, बड़ा पैसा आता है। इट्स नॉट लाइक दैट। और जितना पैसा आता है वो एक एक रुपया आपके खून पसीने की कमाई है, आपकी हार्ड वर्क, आपकी मेहनत, आपकी कुर्बानियाँ, जो आप अपनी फैमिली से दूर इतने दिन जान अपना एनर्जी स्पेंड करते हैं, उसी का मुआवजा होता है। और वो इतने टुकड़ों में होके मिलता है कि वो मुझे पता भी नहीं चलता कि अच्छा वो कब आया और कब चला भी गया, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट्स में आती हैं, और वो इट्स अ ग्रेजुअल जर्नी। इट्स नॉट लाइक कि को बहुत आप मिलियंस कमा लेते हैं। पाकिस्तान में अभी इतना वो बूम नहीं आया कि आपको कोई बहुत ही एकदम मजा से आ जाए काम करने का, कि एकदम नहीं, से मज़ा आपको काम करने का आएगा, पैसों का नहीं लेकिन आएगा ये नहीं कि नोटों से वॉलेट भरा हुआ ऐसा नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे पुराने ड्रामाज में जो था वो लैंग्वेज पे, तलफ़ुज़ पे, ज़ुबान पे और अदायगी के ऊपर बहुत फोकस था, तो क्योंकि वो रिहर्सल्स भी होती होंगी पहले और बहुत फोकस किया जाता था। आजकल हम देखते हैं कि कुछ प्रोडक्शंस में इतना ज़्यादा फोकस नज़र नहीं आता, जैसे तलफ़ुज़ पे, उर्दू ज़ुबान के ऊपर, जैसे ऐसे लगता है कि बस ऐसे ही एकदम से ही बोल दिया हो। तो क्या अब रिहर्सल्स होती हैं, या बस वो कहते हैं कि चलें जी बस कर लें इस वक्त? पर्सनली स्पीकिंग मेरा बहुत दिल चाहता है कि चूँकि ड्रामा एक हर घर में जाता है, लोग देखते हैं, जो लोग ड्रामास को फॉलो करते हैं उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है ऑडियंस पे। तो कई दफ़ा बच्चे वो चीज़ें ज़्यादा जल्दी ड्रामे से उठाते हैं, जो बेचारी टीचर, आई हैव बीन ऑन द अदर साइड एज़ वेल, वो बता के रह जाए, वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती जितनी जल्दी वो टीवी स्क्रीन से उठाते हैं। होनी चाहिए एफ़र्ट। अब इसमें दूसरी बात आ जाती है कि कैरेक्टर क्या है। अगर तो कैरेक्टर वो दिखाया हुआ है कि एक लापरवाह सा लड़का है जो नौकरी भी नहीं है और इस तरह का है, मतलब तो वो नहीं है, ज़ुबान वो वैसी बोलेगा जैसा एक लेसर एजुकेटेड या केयर फ्री इंसान बोलेगा। कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। हाँ, अलबत्ता अगर आपने कोई उस्ताद दिखाया है, आपने कोई
डिपेंड करता है कि कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है, कितना एजुकेटेड दिखाया है, कितना रिफाइंड चाहिए। तो वही लहजा, वही लबो लहजा होगा, उतना ही सही तलफ़ुज़ होगा। हाँ, जहाँ मार्जिन हो वहाँ बहुत अच्छा तलफ़ुज़ प्रमोट करना चाहिए। और इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हम अपनी ज़ुबान को इतनी ही मीठे और प्यारे अंदाज से अपनी ऑडियंस तक पहुँचाएँ ताकि अच्छे लफ्ज़ जाएँ। और कई दफ़ा मैंने देखा है कि ड्रामास पे गलत तलफ़ुज़ है, इवन गलत को लोग गलत बोलते हैं, गलत बात की है, तो वो बच्चे बड़ी जल्दी से उठाते हैं। फिर वो टीचर्स लाख बताएं, ओ बेटा ये गलत होता है, गलत नहीं होता, लेकिन वो ठीक नहीं होता। बिल्कुल ऐसे तो ही है। होना चाहिए, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर। अगर वो एक गरीब सा घर दिखाया है, अनएजुकेटेड या कहीं के भी हों, मैं गरीब अमीर के बीच में नहीं पढ़ना चाहती, कोई भी कैरेक्टर हो, अगर उसके पास दिखाया है कि वो उसकी ज़ुबान ऐसी है तो फिर वो वैसे बोलेगा। लेकिन जहाँ मार्जिन हो वहाँ हमारा फ़र्ज़ बनता है कि एज़ पाकिस्तानीज़ वी शुड प्रमोट आवर उर्दू लैंग्वेज या अच्छा, पंजाबी जो भी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इतने अरसे से आप काम कर रही हैं, कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसी बात आपके माइंड में है, कोई ऐसा कैरेक्टर, कोई आपकी लाइफ से कोई, अगर आपको कोई इन्वेस्टर मिल जाए तो आप पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त सी फिल्म बनाना चाहेंगी? मेरा बेटा तो ज़रूर बनाएगा फ़िल्म, क्योंकि वो ही इज़ अ ग्रेजुएट नाउ विद अ फिल्म एंड टीवी डिग्री। और वो बेचारा, उसके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, उसकी थिंकिंग क्रिएटिव है और वो बड़ी मेहनत से काम कर रहा है। मगर वही बात है कि हमारे यहाँ यंगर जनरेशन को, अब मैं यही ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि वो लोग जो इस फील्ड को समझते हैं कि बहुत ही आसान हलवा है और रातों रात वो पता नहीं क्या सारा कुछ पैसों में खेलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ टोटल स्ट्रगल। वो इतनी मेहनत कर रहा है और उसका रिवॉर्ड ग्रेजुअली फिर बनना शुरू होता है। लोग रिकग्नाइज ही नहीं करते कि मेहनत का काम है और ये बहुत क्रिएटिव थिंकिंग का काम है। तो अगर मुझे इन्वेस्टर मिले तो फॉरन प्लीज़ गो ग्रैब हिम, ही इज़ अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है और करना चाहता भी है। इंशाल्लाह उसके लिए तो आगे रास्ते खुलेंगे, क्योंकि वो भी बहुत यंग है और बिल्कुल अभी अभी एजुकेशन कंप्लीट किया, तो इंशाल्लाह ज़रूर उसके लिए आगे रास्ते होंगे। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। पाकिस्तान में आपने ये देखा, सीरीज ऑफ मर्डर्स भी चले हैं, कुछ है, हैरेसमेंट हर फील्ड में है, हर फील्ड में है। चाहे आप अभी आपने एक प्राइवेट स्कूल में भी इवन देखा था कि स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ, कहीं भी हैरेसमेंट का तो जो आंसर है वो हर जगह है। आप क्या समझती हैं कि हैरेसमेंट को किसी भी लेवल पे, स्पेशली आपके फील्ड से भी और किसी भी फील्ड से, कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं या कैसे हैंडल उसको कर सकते हैं, या ऐसे लोग जो करते हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? देखिए, मेरे ख़्याल में तो ये सब चीज़ें, सबसे पहले बच्चा जो है ये सब चीज़ें अपनी फैमिली से फैमिली वैल्यूज़ इंटैक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे कहते हैं कि तरबियत के पहले 2 साल बच्चे के बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर उसमें माँ बाप ने एक फाउंडेशन सही रख दी है तो फिर उम्मीद की जाती है कि हालात कितने भी बुरे हों, बच्चा बहुत ज़्यादा डगमगाएगा नहीं। उसका जो ख़ानदान के जो उसने वैल्यूज़ सीखी हैं, प्रॉबेबली उन्हीं लाइंस पे वो वापस ज़रूर ट्रैक पे आ जाएगा। तो क्योंकि मतलब एक बच्चा है, पहले फैमिली से वैल्यू सीखेगा, फिर वो जैसे जैसे ग्रो करता है, स्कूल जाता है, स्कूल से सोसाइटी देखता है, तो जैसे जैसे सर्कल वाइड होता है वो बहुत सारी, हम सब एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं चीज़ें। तो तालीम के साथ तरबियत की बहुत ज़रूरत है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं ख़ुद ऐसे इदारों के साथ मैंने काम किया, और एज अ टीचर I was lesser worried about how many marks my students get, but I was far more worried about sort of human beings they were growing up to be. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम तर वो लोग जो तालीम व तदरीस से कनेक्टेड हैं किसी भी कैपेसिटी में, ये सिर्फ स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, इसमें माएँ बहनें बड़े भाई वालिदैन सब शामिल होते हैं। किसी भी कैपेसिटी में आप जिस किसी को छोटी सी शऊर की, ज़हानत की बात या ये फैमिली वैल्यूज़ वाली बात, जो अक़दार हैं, ये आप पहुंचा सकते हैं, ज़रूर पहुंचाएं। क्योंकि फिर बाद में हम बच्चों को, नस्लों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर हमने उनको वो चीज़ पास ऑन नहीं की और हमने उनको ट्रेन नहीं किया तो फिर हम उनको नहीं ब्लेम कर सकते। तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, सेल्फ़ रिस्पेक्ट, सेल्फ़ इस्टीम सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। अगर मेरी इज़्ज़त माशरा नहीं करता, मुझे एज अ चाइल्ड इफ़ आई हैव बीन
रिब्यूक्ड, अगर माँ बाप या कोई भी बड़े, क्योंकि बच्चा किन से अफेक्ट होता है? अपने बड़ों से। अगर उन्होंने बुरा सलूक, बुरी ज़ुबान इस्तेमाल किया, मतलब ओए बात सुन, ओए अदर आ, ये करके, तो चांसेस है कि जब वो पावर में आएगा, बिकॉज अभी वो फिजिकली कमज़ोर है, तो वो बड़ा होके फिर वो भी ऐसे ही ट्रीट करेगा औरों को। सेल्फ एस्टीम बच्चे की, बल्कि हर इंसान की, हर एज के हर इंसान के लिए सेल्फ एस्टीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी सेल्फ एस्टीम होगी तो मैं किसी और की इज़्ज़त करूँगी। बिल्कुल ऐसे। तो हर किसी को इज़्ज़त से, एहतराम से पेश आइए, और जब तक सेल्फ एस्टीम नहीं होगी हम दूसरों की इज़्ज़त नहीं कर पाएंगे। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी, अगर जैसे कहते हैं क़िबला दुरुस्त होगा तो बाकी चीज़ें खुद ही दुरुस्त हो जाएंगी। ये सारे ये हरासमेंट टाइप के केसेस तभी आते हैं जब हम पावर, ये क्या है, पावर एग्जर्ट करने वाली बात है ना, कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ एंड दूसरा कम पावरफुल है। तो दूसरों की रिस्पेक्ट का ख्याल करें हर तौर पे। जैसे आज हम बात कर रहे थे कि हम एज अ नेशन, हमारे यहाँ क्यू कल्चर नहीं है, हम लाइन में खड़ा नहीं होना चाहते, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। पेशेंस हमारे अंदर जितना ज़्यादा पेशेंस चाहिए हमें डेवलप करना चाहिए। अगर ट्रैफिक सिग्नल के लिए खड़े हैं तो उसको तोड़ना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह दूसरों की रिस्पेक्ट कीजिए, माइंड योर ओन बिजनेस, और अपनी भी इज़्ज़त करवाइए और दूसरों की इज़्ज़त कीजिए। बस मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, ये हम अगर अपने आप को हर कोई कंट्रोल करना शुरू करे तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। इस पावर गेम में ना पड़ें। अल्लाह ताला है ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए। सो एक सुप्रीम पावर के डर से ही हम अपने आप को दुरुस्त करना शुरू करें कि मेरी ज़ात से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचे, मेरी ज़ात से किसी को फ़ायदा नहीं पहुँच रहा तो कम से कम नुकसान नहीं पहुँचे, ये ज़रूर ख्याल रखिए। जो लोग काम कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज यू आर डूइंग क्वाइट अ लॉट। बाहर की दुनिया, घर की दुनिया, बैलेंस रखना दोनों जगह, वर्क प्लेस को खुश रखना, घर पे सब चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो कर रहे हैं ब्रिलियंट। लेकिन जो लेडीज़ नहीं कर रही हैं और घर संभाल रही हैं और घर की चीज़ों को मैनेज कर रही हैं, उनको कभी अंडररेट मत करें, बिकॉज आई थिंक दैट्स इन इटसेल्फ अ ह्यूज बिग टास्क। मुझे बहुत दुख होता है जब वो किसी से मैं पूछूं कि अच्छा आप क्या करती हैं, कुछ भी नहीं, आई एम अ हाउस वाइफ। तो ये तो बहुत सी सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है हाउस वाइफ होना है। तो मैं ये कहूँगी कि जो भी ज़िंदगी में आप अपना एम्बिशन रखें, आप हाउस वाइफ हैं तो हाउस मैनेजमेंट पे पूरा दिल लगाइए और हेल्थी एक्टिविटीज़ पर फोकस कीजिए। जो वर्किंग वुमेन हैं, आई पर्सनली बिलीव इन सेलिब्रेटिंग योर लाइफ इन एवरी पॉसिबल मैनर। अपनी फिटनेस पे, अपने आप पे टाइम लगाएं, आपके जो प्यारे आपके साथ एसोसिएटेड हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू बी वेस्टेड इन नॉनसेंस, सो try to make the best use of your time on this earth. So let's celebrate every day that we live. जो मैसेज मैंने देना था वो भी इन्होंने दे दिया। लिटरली आप अपना जो टाइम है, चाहे आप हाउसवाइफ हैं चाहे आप वर्किंग हैं, तो बेस्ट मैनेज करें और अपने ऊपर ख़ास तौर पे टाइम दें। आप हेल्दी रहेंगी, मेंटली हेल्दी रहेंगी तो आप बच्चों पे, अपने हस्बैंड पे, अपने सराउंडिंग्स पे, और क्योंकि जो एक खातून है ख़ास तौर पे उससे बहुत सारी रिश्ते कनेक्टेड हैं और एसोसिएटेड हैं, तो उनको टाइम देने के लिए और अच्छा टाइम देने के लिए जो है बड़ा ज़रूरी है कि आप मेंटली हेल्दी हों, और उसके लिए आप अपनी फ़िटनेस पे और अपनी डाइट पे और अपने पॉजिटिव अप्रोच पे ख़ास फोकस करें। तो इस सब के साथ ही बहुत शुक्रिया आप सबका, और आपका भी बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर जी, माय प्लेजर। कभी वक्त मिला तो I'd like to share some constructive and helpful tips for working women, because मैंने सारी ज़िंदगी काम किया है, अल्लाह का शुक्र है, और घर भी। सो ये वर्क बैलेंस, ये सारा कुछ इसके ऊपर भी, और कभी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करती हैं, यू कैन लिव अ बेटर बैलेंस्ड हैप्पी लाइफ। सो ये हम आपसे ऑन कैमरा ही इंशाल्लाह, हम आपसे ऑन कैमरा ज़रा इस पे हम आपसे एक वो ले लेते हैं कि ये फिर कभी नहीं, ये आप जल्द ही इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए इंशाल्लाह दें, क्योंकि मैं समझती हूँ इसकी बहुत ज़रूरत है हमारी ख़वातीन को।
क्योंकि ख़वातीन घर में रहकर बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं कर नहीं पाती इतना कुछ, या फिर उनके पास गाइडलाइंस नहीं है। तो हमें चाहिए कि उनको गाइडलाइंस दें ताकि वो इफ़ेक्टिवली अपने कामों को कर सकें, चाहे वो जो भी करती हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल मिलेंगे जी, बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगी कुछ चीज़ें, समथिंग दैट वर्कड फॉर मी एंड आई सी थिंग्स वर्किंग, तो वो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लेजर। आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी।